Hi friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. Today I am going to discuss topic of voluntary registration under GST. I have already discussed GST in overview and registering under GST. Those two videos are available on my channel and link of those videos is given in the description box. So, should you opt for voluntary registration under GST? क्या कोई अपनी इच्छा से भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है? अगर वो लायबल होता है तो करवाना ही करवाना है. अगर वो नहीं लायबल है, थ्रेशहोल्ड के अकॉर्डिंगली अगर वो नहीं लायबल है, तो क्या वो अपनी मर्जी से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी में? ये हम आज डिस्कस करेंगे. यस, वन कैन ऑप्ट फॉर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. अगर वो नहीं भी लायबल है कोई पर्सन, तो फिर भी वो वॉलेंट्री अपनी इच्छा से रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जीएसटी में. जो भी जीएसटी के प्रोविजंस हैं वो सेम ही अप्लाई होंगे वॉलेंट्री रजिस्टर्ड पर्सन के लिए. जो एक रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन पर लागू होंगे वही सेम उस पर भी लागू होंगे. सो वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो दैट we will discuss about the positive and negative aspects of voluntary registration under GST. So वो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट क्या हैं वो स्टडी करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ टर्म्स जो मेन टर्म्स हैं जीएसटी की. अगर वो क्लियर हो जाएंगी तो पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स वो क्लियर करने में हमें हेल्पफुल रहेगा. सो फर्स्ट टर्म इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपली अगर हम मतलब समझें तो उसका मतलब है कि अगर किसी पर्सन ने आउटपुट के ऊपर टैक्स पे करना है तो वो उतना ही टैक्स पे करेगा, माइनस करके जितना वो इनपुट के ऊपर पे कर चुका है वो माइनस करके जो रिड्यूस करके जो हमारा रिमेनिंग बैलेंस बचेगा वो सिर्फ उतना ही पे करेगा. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. से यू आर अ मैन्युफैक्चरर और आपने जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट तैयार किया है उसके ऊपर आपका टैक्स बनता है ₹450. और जब आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसमें आपने कोई रॉ मटेरियल भी यूज़ किया होगा, तो उस रॉ मटेरियल को परचेज करते वक्त इनपुट जो है वो यूज़ जो किया है उसके ऊपर टैक्स ऑलरेडी 300 पेड है. सो अब आप 300 इनपुट क्रेडिट ले सकते हो बिकॉज वो आप पे कर चुके हो. वो उस रॉ मटेरियल को खरीदने के टाइम आपने पे किया था. तो अब जो 450 हमारा आउटपुट के ऊपर टैक्स है, 300 ऑलरेडी वो मैन्युफैक्चरर पे कर चुका है इनपुट के ऊपर. सो नाउ यू ओनली नीड टू डिपॉजिट ₹150 इन टैक्सेस. जो 300 है दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. सो नेक्स्ट टर्म इज कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम. कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एक बहुत ही सिंपल और ईजी टेक्निक है टैक्स पेयर्स के लिए. जो स्मॉल टैक्स पेयर्स हैं वो ज़्यादा जीएसटी की फॉर्मेलिटीज़ में, ज़्यादा रिटर्न्स फाइल करने में थोड़ी दिक्कत अगर उन्हें लगती है तो वो एक सिंपल जो स्कीम है कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, इसको यूज़ करते हैं. इसमें वो सिंपली अपने टर्नओवर का कुछ परसेंटेज जीएसटी में पे कर देते हैं बजाय कि अलग अलग सप्लाईज़ की डिटेल देने के लिए. तो कौन है जो इस कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से नीचे है और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड हिमाचल प्रदेश है उनके लिए ये लिमिट 75 लाख है. वो इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं. लेकिन कुछ इस स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. वो कौन है? मैन्युफैक्चरर ऑफ आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू, अ पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाईज. जो इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसके लिए तो कंपलसरी रहता है कि उसको जीएसटी में रजिस्टर करवाना ही करवाना है. जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करता है तो उसके लिए तो कंपलसरी है जीएसटी में रजिस्टर करवाना. उसका तो वॉलेंट्री में भी कुछ नहीं होता. उसको तो मतलब थ्रेशहोल्ड का भी कोई लिमिट नहीं होती. उसको तो करवाना ही करवाना होता है. वो कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम भी ऑप्ट नहीं कर सकता है. एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये कौन होते हैं? इसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं. ये भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकते हैं. और जो बिजनेसेस ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू वाया ई कॉमर्स जो गुड्स सप्लाई करते हैं वो भी कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर. कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम की जो कॉम्पोजिशन स्कीम है इसके कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एज एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स. सो इस एडवांटेजेस आर कि इसमें बहुत लेस फॉर्मेलिटीज़ हैं. रिटर्न्स जो हैं, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड जो हैं, ये कम मेंटेन करने पड़ते हैं. और इसमें टैक्स लायबिलिटी लिमिटेड रहती है. उसको अपने टर्नओवर का कुछ परसेंटेज देना पड़ता है.
और लिक्विडिटी हाई रहती है बिकॉज इसमें टैक्सेस जो हैं वो लोअर रेट पे रहते हैं। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। डिसएडवांटेजेस ये कि अब वो उसकी लिमिटेड टेरिटरी हो जाती है बिजनेस की, वो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और जो इसके बायर्स होंगे, जो मान लो ये मैन्युफैक्चरर है तो इससे कोई बायर भी करेगा चीज़ें, तो जो इसके बायर्स होंगे उनको कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टैक्स पेयर जो है वो नॉन टैक्सेबल गुड्स को सप्लाई नहीं कर सकता है जो जीएसटी में नॉन टैक्सेबल हैं, फॉर एग्जांपल अल्कोहल एंड गुड्स थ्रू एन ई कॉमर्स पोर्टल। सो दीज आर द advantages and disadvantages of composition scheme. So now what are the positive aspects of voluntary registration and what are the drawbacks of voluntary registration? इसे डिस्कस करने के लिए ही हमने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट को समझा है, क्योंकि इनकी बात इसमें होगी ही होगी। सो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या हैं वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के? कॉम्पोजिशन स्कीम को छोड़ के बहुत सारी स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो वॉलंटरी रजिस्टर करती हैं खुद को, क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम की कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमने अभी अभी पढ़ी हैं, और इससे जो ड्रॉबैक्स को हमने ख़त्म करना है कॉम्पोजिशन स्कीम की, इसके लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन को यूज़ किया जाता है। तो क्या है जो हमारी कॉम्पोजिशन स्कीम की ड्रॉबैक्स थी उनको पूरा करने के लिए वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन की एडवांटेजेस काम करती हैं। तो वो है कि इससे इनपुट टैक्स क्रेडिट कस्टमर्स को मिल जाएगा जो कॉम्पोजिशन स्कीम में नहीं मिलता था। सो अगर आपका बिजनेस लीगली रिकग्नाइज्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो आप टैक्सेबल इनवॉइसेस इशू कर सकते हो, जिसके बदले आपके जो बायर्स हैं, जो आपसे परचेज करते हैं, जो आपके कस्टमर्स हैं, उनको उनकी परचेजेस पे इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इससे आपका कस्टमर बेस इंक्रीज होगा एंड इट विल मेक मोर कॉम्पिटिटिव। वॉलंटरी रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो खुद भी इनपुट क्रेडिट ले सकता है अपनी खुद की परचेजेस पर, जब वो खुद इनपुट परचेज करता है, एंड इससे आपका बिजनेस मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी, और इंटर स्टेट सेल्स करने में भी कोई बैरियर नहीं रहेगा। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम है तो वो इंटर स्टेट सेल्स नहीं कर सकता है, लेकिन वॉलंटरी अगर उसने रजिस्टर कर लिया है तो टेरिटरी बैरियर खत्म हो जाएंगे। सो इट विल वाइडन द पोटेंशियल मार्केट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और यू कैन से दी स्मॉल टैक्स पेयर्स। एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन भी गुड्स सेल कर सकते हैं वॉलंटरी अगर रजिस्टर्ड हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम में ये ड्रॉबैक थी। और अगर आपका बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो नॉर्मली उसकी जो रेटिंग है वो अच्छी होगी। फ्यूचर में उसे रजिस्ट्रेशन करवाने में, अगर उसने फ्यूचर में भी करवाना है तो अभी करवा ले तो बेटर है। सो इससे मार्केट में एक रेपुटेशन रहती है, एडिशनल बिजनेस भी अट्रैक्ट होता है। सो द फ्लिप साइड ऑफ दिस कॉइन, नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। क्या है इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स? कि इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ रहेंगी, मल्टीपल उसे रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे, लाइक उसे एवरी मंथ 3 रिटर्न तो फाइल करनी है जीएसटी ईयर 1, 2, 3। रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसकी टैक्स कलेक्ट करने की, डिपॉजिट करवाने की टैक्स को विद द अथॉरिटीज़, और हर स्टेट में उसे रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अपनी बिजनेस एक्टिविटी की। सो दीज आर द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड the voluntary registration is positive and negative aspects along with composition scheme and input tax credit. Thank you very much for watching my video. If you like the content, like, share and subscribe my channel. Thank you.